हेलो एवरीवन। आज के नंबर 3 के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस की। और आफ्टर स्टडी द कॉन्ग्रुएंस वी विल डिस्कस अबाउट आयलेट्स थ्योरम, विल्सन्स थ्योरम एंड फर्मेंस थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट। लेट a, b बिलोंग्स टू z। a और b किस में बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर में। एंड n बिलोंग्स टू z प्लस n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। देन a is said to be congruent to b modulo n if remainder of a minus b divided by n is equal to 0। यानी कि a माइनस बी को n क्या करना चाहिए? कंप्लीटली डिवाइड करनी चाहिए। यानी कि हम कहें कि जब a माइनस बी को n डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 होना चाहिए। देन वी कैन से a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। फिर से देख लीजिए। लेट a, b बिलोंग्स टू z एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, देन a is said to be congruent to b modulo n if remainder of a minus b upon n is equal to 0। चलिए यहां से एग्जांपल एक लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 3 कॉन्ग्रुएंस टू मॉडुलो 1। क्या रिलेशन सही है? बिल्कुल सही है। देखिए 3 माइनस 2 को बराबर 2 आएगा और 2 को जब 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा और जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड आएगा। यानी कि इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। 7 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 2। क्या रिलेशन सही है? बिल्कुल सही है। देखिए 7 माइनस 3 करिए और 2 से डिवाइड करिए तो 7 माइनस 3 और रिमाइंडर r, ये 4/2 कंप्लीटली 4 और 2 डिवाइड करेगा। इस कंडीशन से रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यानी कि 7 कॉन्ग्रुएंट टू 3 है अंडर मॉडुलो 2। अंडर मॉडुलो 2। चलिए ये तो रहा एग्जांपल की बात। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी की। क्या है प्रॉपर्टीज? कॉन्ग्रुएंट आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। 51 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉडुलो 6। क्या ये रिलेशन सही है? बिल्कुल देख लीजिए। 51 में 3 स्ट्रक्चर करिए और 6 के डिवाइड करिए। देखिए रिमाइंडर क्या आएगा? 51 माइनस 3 करेंगे आएगा 48। 48 को 6 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 8 बार। यानी कि रिमाइंडर उस कंडीशन में कितना आएगा? 0। देख लीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि 51 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 6 सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि 51 कॉन्ग्रुएंट टू 3 है अंडर द मॉडुलो ऑपरेशन 6। क्लियर? चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ जाएगा एग्जांपल की मदद से कि ये है क्या चीज। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टीज फर्स्ट ध्यान रखिए। कॉन्ग्रुएंट रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन सेटिस्फाई द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब ये क्या होगा? a कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n सेटिस्फाइड करेगा। a कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n। सेकंड, इफ a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n implies b congruent to a modulo n। थर्ड, a congruent to b modulo n and b congruent to c modulo n then implies a congruent to c modulo n। ये थर्ड प्रॉपर्टी। और इन तीनों प्रॉपर्टी को मिला के हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन ये फॉलो करता है इक्विवेलेंट रिलेशन को। फोर्थ, if
A congruent to B modulo n, this implies A की पावर k congruent to B की पावर k modulo n for all k belongs to z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स में। ठीक है, यानी कि इसको अगर एग्जांपल की मदद से समझे तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। हम जानते हैं कि 5 कॉन्ग्रुएंट टू है 3 मॉडुलो 2। बिल्कुल सही रिलेशन है। 5 में -3 करेंगे 2 आएगा और 2 को डिवाइड करेगा। देख लीजिए, इसको यहां इम्प्लाइज करके देख सकते हैं। 5 - 3 इसको इससे शिफ्ट करिए, अपॉन 2 करिए तो 2/2। ठीक है, इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आएगा, r बराबर आएगा 0। रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो हमने कहा कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो a की पावर k भी कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n को फॉलो करेगा। यानी कि अगर हम इसमें मान लीजिए k बराबर 2 ले लें तो यानी कि 5 की स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 3 की स्क्वायर मॉडुलो 2 भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो 5 की स्क्वायर होता है 25, कॉन्ग्रुएंट 3 की स्क्वायर 9 मॉडुलो 2। क्या ये कर रहा है? तो देख लीजिए, 25 में 9 करिए, 25 में 9 करेंगे आएगा 16 2 को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। कंडीशन में रिमाइंडर 0 आएगा। तो यानी कि रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। यहां से आप समझ गए होंगे कि इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए अगली बात करते हैं। इसी में ये समझ में आ गया होगा, इसी में आगे बात करते हैं रिलेशन की। इसी के आगे और रिलेशन फिर से लिख दे रहा हूं। इफ a congruent to b modulo n, this implies a की पावर k congruent to b की पावर k modulo n for all k belongs to z plus। क्लियर है? अगला देखिए 4th, a congruent to b modulo n and c congruent to d modulo n, c congruent to d modulo n, then a plus c congruent to b plus d modulo n and a c congruent to b d modulo n। ये भी इस रिलेशन को फॉलो करेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं इसी के। अगली कंडीशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नंबर ए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए अंडर मॉडुलो n। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए अंडर मॉडुलो n क्या चीज है ये देखिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अंडर मॉडुलो n। मान लीजिए कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स x मान लिया a का, तो x कॉन्ग्रुएंट 1/a मॉडुलो n रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लिया हमने a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, x है, तो देन x कॉन्ग्रुएंट टू 1/a मॉडुलो n को रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां से हम प्रॉपर्टी जाएंगे तो ax कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो n होना चाहिए। दिस इंप्लाइज ax -1 डिवाइड n। अंडर दिस कंडीशन रिमाइंडर शुड बी 0। यानी कि ax -1 को जब n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो तब उस कंडीशन में a का जो मल्टीप्लिकेटिव होगा वो क्या होगा, x होगा। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लीजिए हमें 7 का मॉडुलो 2 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 अंडर मॉडुलो 2। तो देखिए मान लीजिए हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, x है, देन x कॉन्ग्रुएंट टू 1/7 अंडर मॉडुलो 2।
तो ये हो जाएगा 7x माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 2, यानी कि 7x माइनस 1 अपॉन 2 में x की वो वैल्यू लोगे जिसके कंडीशन में रिमाइंडर 0 दे दे। तो करके देखते जरा, देखिए x बराबर जब 1 रख देंगे, x इक्वल टू 1, तो 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6, और इस कंडीशन में डिवाइड हो गया, यानी कि x बराबर 1, x बराबर 1 ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है 1, इसका 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा अंडर द मॉडुलो 2। चलिए ये तो रहा बात मॉडुलो सिस्टम की। किसकी? मॉडुलो सिस्टम क्या था। अब बात करेंगे हम 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम जिनके लिए हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि मॉडुलो क्या है। फर्स्ट थ्योरम है जो वो आइलर्स थ्योरम है, आइलर्स थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है आइलर्स थ्योरम। क्या है आइलर्स थ्योरम, जरा उसका स्टेटमेंट देखिए। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ n बिलोंग्स टू z प्लस एंड जीसीडी ऑफ a कॉमा n इज इक्वल टू 1, n किसको बिलोंग कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर को, एंड जीसीडी ऑफ a कॉमा n इज इक्वल टू 1, देन a की पावर phi ऑफ n कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो n, a की पावर phi ऑफ n कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो n। फिर समझ लीजिए आइलर्स थ्योरम क्या है। इफ n बिलोंग्स टू z प्लस n पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग कर रहा है एंड जीसीडी ऑफ a कॉमा n इज इक्वल टू 1, a भी हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? a भी बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, देन a की पावर phi ऑफ n कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो n। इसी का एक पर्टिकुलर केस होता है। अब यहाँ यूलर फाई फंक्शन है, phi ऑफ n आइलर्स फाई फंक्शन। आइलर्स फाई फंक्शन हमने आपको नंबर थ्योरी की सेकंड लेक्चर में हमने आइलर्स थ्योरम में जहां पे थ्योरेटिक फंक्शन पढ़ाया है उसमें सारी चीजें बताई हैं, तो उस पर आप देख लीजिएगा, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। पर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट जानते हैं इंपॉर्टेंस की, फॉर ऑल प्राइम p phi ऑफ p इज इक्वल टू p माइनस 1, phi ऑफ p इज इक्वल टू p माइनस 1, यानी कि a की पावर यहाँ पे phi ऑफ p जहां p प्राइम है कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो p रख दें, तो ये phi ऑफ p क्या हो जाएगा p, a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो p। यहाँ पे ध्यान रखिए a डजंट डिवाइड p, a p को डिवाइड नहीं करना चाहिए, a p को डिवाइड क्या करें नहीं, सॉरी p डजंट डिवाइड a, सॉरी p डजंट डिवाइड a, p a को डिवाइड नहीं करना चाहिए। यहां से आइलर्स से ये स्पेशल केस आया है आपका, इसको कहते हैं फर्मेट्स थ्योरम। क्या कहते हैं? फर्मेट्स थ्योरम। ये है आपकी फर्मेट्स थ्योरम। फिर देख लीजिए आइलर्स थ्योरम, ये सेकंड है फर्मेट्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम क्या है? इफ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स and GCD of a comma n is equal to 1, then a की पावर phi of n कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो n, यानी कि a की पावर phi of n को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये है अंडर दिस कंडीशन रिमाइंडर शुड बी 1, and the for all prime p we know phi of p is equal to p minus 1, then a की पावर phi of p कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो p, this implies Euler phi of p is equal to p minus 1, then a की पावर p minus 1 congruence 1 modulo p, where p doesn't divide a, where p doesn't divide, and this is the special case of Euler's theorem, special case of Euler's theorem, which is Fermat's theorem, which is Fermat's theorem। चलिए ये था हमारा Euler's theorem, ये था Fermat's theorem। हम इस पर जरा प्रॉब्लम पर बात कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या किस चीज में इसका काम आएगा, क्या चीज बताने में इसका यूज होता है। तो देख लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, जनरली क्या होता है रिमाइंडर फाइंड करने में इसका बहुत यूज होता है। किसमें? रिमाइंडर फाइंड करने में। जैसे हमने कह दिया
कि क्वेश्चन में 2 की पावर 100 को 2 की पावर 100 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, r बराबर क्या होगा, इसको डिवाइड करने पर व्हाट विल बी रिमाइंडर। अगर 2 की पावर 100 को हम 3 से डिवाइड करें देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा। चलिए करते हैं, हम जानते हैं, बिल्कुल इसको बेसिक से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तुम आइलैक्स थ्योरम अगर लगाएं इसमें, देन हम जानते हैं a की पावर बाई आइलैक्स थ्योरम a की पावर 5 ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। और इसी का स्पेशल केस देखिए, n के लिए जनरल वो n केस के लिए n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वहां पे आइलैक्स लगती है। और इसी का स्पेशल केस है n बराबर जब प्राइम p लग देते हैं तो वो फर्मेट थ्योरम आ जाती है। कौन सी थ्योरम होती है, फर्मेट थ्योरम। देखिए अप्लाई आप कहीं से भी कुछ भी करिए, पर हम बताना चाह रहे हैं फर्मेट थ्योरम में आइलैक्स थ्योरम लगेगी कहां पे, क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, क्या है, p प्राइम है, देन a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p, ये लगाइए। तो p क्या है, 3 है, देन और a बराबर क्या, 2 है, देन 2 की 3 माइनस 1 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। देखिए बाय फर्मेट थ्योरम, तो ये क्या आएगा, 2 की स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 3, यानी कि और सिंपल भी 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। या कहते हैं कि 4 को 3 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 1 आएगा। सही है। अब हम जानते हैं कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n है, देन a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर k मॉडुलो n, ये रिलेशन होता है, अभी बता चुका हूं मैं आपको। सो 2 की स्क्वायर की पावर, क्योंकि 2 की पावर 100 के निकालना है, तो हम जानते हैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 50 का। देखिए पावर चढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा वो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 की पावर 50 कर दीजिए मॉडुलो 3। ये क्या हो गया, 2 की पावर 100 एंड 1 की पावर 50 कितना आएगा, 1 मॉडुलो 3। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि जब 2 की पावर 100 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर इसका क्या होगा, 1 आंसर। ये देखिए क्लियर है। चलिए इसको जनरली अगर नहीं भी पता होता, अगर मैं कोई अगर थ्योरम नहीं, थ्योरम तो एक तरीका होता है, पर करने का अगर तरीका हम ऐसे देखें तो ये भी दे सकते हैं। देखिए जरा, हम जानते हैं कि 4 कॉन्ग्रुएंट होता है 1 मॉडुलो 3 के, बिल्कुल सही है। 4 कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, 1 मॉडुलो 3। देखिए 4 में से ये आएगा 1 मॉडुलो 4 को लीजिए, 2 की स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 3 आएगा। सही बात है। अब इसकी पावर 50 कर दीजिए दोनों साइड, 1 की पावर 50 मॉडुलो 3 आएगा। ये हो गया 2 की पावर 100 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 3, यानी यहां से क्लियर होगा 2 की पावर 100 को जब 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। चलिए यानी आपको पता चल गया कि रिमाइंडर फाइंड करने में इसका यूज होता है। अब मान लीजिए जब हमारे पास ये 103 के लिए दिया था, अब हम क्वेश्चन देते हैं कि 2 की पावर 100 को जब एक 3 हो गया, अब 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 4, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, विल बी रिमाइंडर। इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा, तो देख लीजिए। अब हम जानते हैं यहां पे p प्राइम नहीं है, p प्राइम नहीं है, तो यहां पे आइलैक्स थ्योरम लगेगी। कौन सी थ्योरम लगेगी, आइलैक्स थ्योरम, क्योंकि आइलैक्स थ्योरम फॉर ऑल n के लिए लगती है, ना कि n स्पेशल केस ऑफ p। n कोई स्पेशल केस नहीं है आपकी n p के बराबर हो,
देन a की पावर 5 ऑफ n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n, ये थ्योरम है। और देख लीजिए वैल्यू भी कर रही है, क्योंकि a और n का जीसीडी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। a और n का जीसीडी 1 आना चाहिए, इस कंडीशन में लगनी चाहिए। फिलहाल यहाँ देखिए a और n का जीसीडी 1 आना चाहिए, उस कंडीशन में अप्लाई करता है। और यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि a n का जीसीडी यहाँ 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अप्लाई ना करिएगा, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई ना करिएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर हम इसी को यहाँ पे अगर 3 रखते, यहाँ पे मान लीजिए 3 रखते तो अप्लाई हो जाती उस थ्योरम से, लेकिन तब यहाँ प्राइम हो जाता। लेकिन क्वेश्चन हम एक चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ कर दिए 3 की पावर 100 और इसको कर दीजिए 4, क्या कर दीजिए 4। अब देखिए a ये है, n ये है, a और n का जीसीडी कितना आ रहा, 1 आ रहा। देखिए a बराबर क्या है, 3 है एंड n बराबर 4 है, और जीसीडी ऑफ a n यानी कि 3, 4 इज इक्वल टू 1। अब आयलर्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, अब अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास आप जो आया है वो है 3 की पावर 100 है, तो 3 की पावर 100 को 1 मॉडुलो n में करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि 3 की पावर कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 4, n बराबर क्या है 4, तो 3 की पावर 5 ऑफ 4 चढ़ेगा। देखिए a की पावर 5 ऑफ n कांग्रेस 1 मॉडुलो n है, तो 3 की पावर 5 ऑफ 4, क्योंकि n बराबर कितना है 4 है, 5 ऑफ 4 कांग्रेस 1 मॉडुलो 4, तो 3 की पावर 5 ऑफ 4, 4 का आइलर्स नंबर क्या आता है 2, तो 3 की स्क्वायर कांग्रेस 1 मॉडुलो 4। और आपको अच्छे से क्लियर भी देखिए 3 की स्क्वायर 9 आएगा, 9 में 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बनाएगा, क्लियर है, रिमाइंडर बना रहा। अब इसकी 100 करना है, तो 3 की स्क्वायर की पावर 50, प्रॉपर्टी से दोनों साइड पावर चढ़ा दी, 50 मॉडुलो 4, यानी कि हो गया 3 की पावर 100 कांग्रेस 1 मॉडुलो 4। यानी कि इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर 3 की पावर 100 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यानी कि तब क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर 1 आएगा। अंडर दिस कंडीशन रिमाइंडर 1 है, यानी कि आंसर इज 1। क्लियर है। चलिए अगली बात करते हैं। कोई अलग प्रॉब्लम ले लेते हैं। हमने प्रॉब्लम ले ली 7 की पावर 29, 7 की पावर 29 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r बराबर क्या आएगा, r बराबर क्या आएगा, देन रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 29 डिवाइडेड बाय 3 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। चलिए यहां पे लगाते हैं। देखिए a बराबर यहां कितना 7 है और p बराबर 3 है, या सीधे n बराबर 3 मान लिए। अब यहां पे देखिए n बराबर 3 है और n प्राइम नंबर है, तो यहां पे चाहे आइलर से लगाइए चाहे फॉर्मेट से लगाइए, दोनों से ही लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मेट इज द स्पेशल केस ऑफ आइलर्स थ्योरम। तो आप जनरली हर जगह आइलर्स थ्योरम लगाइए, ऑटोमेटिक निकलेगा। तो हम आइलर्स थ्योरम लगाते हैं, a की पावर 5 ऑफ n कांग्रेस टू 1 मॉडुलस n, मॉड n, देन a बराबर 7 की पावर 5 ऑफ n यानी 5 ऑफ 3 कांग्रेस टू 1 मॉडुलो 3, 1 मॉडुलो 3, 5 ऑफ 3 कितना आएगा 2, तो देन 7 की स्क्वायर कांग्रेस 1 मॉडुलो 3। अब देख लीजिए 7 की स्क्वायर होता है 49, 49 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अब हमें 29 लाना है, तो इसमें हमने क्या करा, जब 29 लाना है तो 7 की स्क्वायर पावर 14 इधर चढ़ा दी, पावर 14 इधर चढ़ा दी, मॉडुलो 3। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये बन गया 7 की पावर 28 कांग्रेस 1 मॉडुलो 3, यानी कि 7 की पावर 28 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तब रिमाइंडर आएगा हमारा 3। हमें कितना क्वेश्चन में लाना है, 7 की पावर 29।
तो दोनों साइड हमने 7 की पावर 1 का क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे अभी हो जाएगा 7 मॉडुलो 3, यानी कि हम कहेंगे 7 की पावर 29 कॉन्ग्रुएंस 7 मॉडुलो 3, 7 मॉडुलो 3। अब देखिए चूंकि मॉडुलस n से ये नंबर बड़ा है तो अभी इसको ये डिवाइड करेगा, तो 7 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 7 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी 7 की पावर 29 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 3। आंसर कितना आएगा 1, यानी कि इसकी कंडीशन में भी आंसर 1 ही आएगा। ये इत्तेफाक मात्र है कि जितने क्वेश्चन लग रहे हैं उनमें 1 आ रहा है, ये ना सोच लीजिएगा कि सब में 1 ही आता है। क्लियर है? तो ये हमने क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए। चलिए बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या है? विल्सन थ्योरम, इस पर बात करते हैं। विल्सन थ्योरम ये कहती है कि फॉर प्राइम p माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉडुलो p, ये विल्सन थ्योरम है। फॉर प्राइम p माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस -1 मॉडुलो p। इसको हम ये भी लिख सकते हैं p माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस p माइनस 1 मॉडुलो p। या हम इसको एक आसान भाषा में बोलें तो फर्स्ट कंडीशन है कि p माइनस 1 फैक्टोरियल को जब p से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर आएगा p माइनस 1, देन रिमाइंडर p माइनस 1। सेकेंड इसी की प्रॉपर्टी है, जब p माइनस 2 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर आएगा 1, देन अंडर दिस कंडीशन रिमाइंडर इज 1। अगला है, जब थर्ड केस है, जब p माइनस 3 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा p माइनस 1/2, रिमाइंडर p माइनस 1/2। इसका बहुत उपयोग होगा विल्सन थ्योरम में, ये प्रॉपर्टी लर्न कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। विल्सन थ्योरम क्या कहती है? फॉर प्राइम p माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू -1 मॉडुलो p। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि p माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस p माइनस 1 मॉडुलो p। इसका मतलब क्या हुआ कि p माइनस 1 फैक्टोरियल को जब हम p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा p माइनस 1। इसी का एक इलस्ट्रेटिव वे है कि r रिमाइंडर आएगा p माइनस 2 फैक्टोरियल को जब p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, और p माइनस 3 फैक्टोरियल को जब p से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा p माइनस 1/2, p माइनस 1/2। चलिए इस पर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू (31 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 31 फैक्टोरियल मॉडुलो 29। ये कर दीजिए, ये 33 कर दीजिए, अलग अलग 31 फैक्टोरियल मॉडुलो 33। ये प्रॉब्लम है। फिर से देख लीजिए, थोड़ा व्हाइट हो गया पूरा बोल्ड। फाइंड 31 फैक्टोरियल मॉडुलो 33 की वैल्यू। अब देखिए विल्सन थ्योरम से अगर जाए तो विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग p माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू होता है p माइनस 1 मॉडुलो p, p माइनस 1 मॉडुलो p।
अब सबसे पहले तो यार क्वेश्चन देख लीजिए, CSIR में तो एक क्वेश्चन यही आया था कि विल्सन थ्योरम किसके लिए अप्लाई होती है। तो ध्यान है कि विल्सन थ्योरम के लिए P प्राइम होना जरूरी है। और यहाँ पे क्या ये 33 प्राइम है? नहीं है, 33 प्राइम नहीं है। तो यानी कि यहाँ विल्सन थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन हम बनाते हैं 28 फैक्टोरियल मॉडुलो 29, 27 फैक्टोरियल मॉडुलो 29, इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे P प्राइम है, तो हम जानते हैं P माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो P, या इसको ये भी लिख सकते हैं P माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू P माइनस 1 मॉडुलो P। ठीक है, P बराबर 29 है, तो 29 माइनस 1 कितना आएगा? 28 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 29 माइनस 1 28 मॉडुलो 29, यानी कि 28 फैक्टोरियल को जब 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 28। अगला कंडीशन देखिए, P माइनस 2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू होता है 1 मॉडुलो P के। अब देखिए P बराबर 29 है, तो 29 माइनस 2 करेंगे 27 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 29। देखिए इस कंडीशन में क्या आएगा? 1 आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मॉड बढ़ा दें, 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय मॉडुलो 29, तो हम जानते हैं P माइनस 3 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू होता है P माइनस 1/2 मॉडुलो P। तो P बराबर 29 माइनस 3 26 फैक्टोरियल 28/14 कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 29, यानी 26 फैक्टोरियल को जब 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 14। क्लियर है? ये विल्सन थ्योरम की प्रॉब्लम है। चलिए एक अच्छी सी विल्सन थ्योरम पर प्रॉब्लम कर लेते हैं। अच्छी विल्सन थ्योरम पर एक प्रॉब्लम और है। 97 फैक्टोरियल मॉडुलो 101 की वैल्यू बतानी है। प्रॉब्लम है 97 फैक्टोरियल मॉडुलो 101 की वैल्यू बतानी है। अब देखिए 101 प्राइम है, बिल्कुल है, 101 प्राइम है, ठीक है। अब ये बताइए 101 में हम अगर विल्सन थ्योरम से करें तो हम जानते हैं P माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू होता है -1 मॉडुलो P, ये होता है -1 मॉडुलो P। तो P कितना है? P बराबर हमारे पास है 101 में ये तो ये आएगा 100 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 101 मॉडुलो 101। 100 फैक्टोरियल को हम ये लिख सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 100 फैक्टोरियल, तो यानी कि 97 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 101। बिल्कुल लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं। अब एक चीज बताइए, इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू बताइए 100 की मॉडुलो 101 में वैल्यू कितनी होगी? भाई सिंपल सी बात है, -1 इंटू इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -3 इंटू 97 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 101। क्लियर है? तो ये हो गई वैल्यू कितनी? माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 97 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 101, यानी कि 97 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस 1/6 मॉडुलो 101। ठीक है। अब ये चूंकि रेशनल नंबर में जो इसकी हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी वही आंसर होगा क्या? 97 फैक्टोरियल को जब आप 101 से डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे हमारी इंटीजर वैल्यू होगी वही आंसर होगा। तो यानी कि इंटीजर वैल्यू आने के लिए सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे यानी क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि 6 का
101 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 6 का 101 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए अगर 6 का 101 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मान लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स x है, तो x कॉन्ग्रुएंस टू 1/6 मॉडलो 101, मॉडलो 101, यानी कि इसको लिख देंगे 6x माइनस 1 अपॉन 101, और इसके कंडीशन में जिसमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0, रिमाइंडर आना चाहिए 0, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका जो भी निकल जाएगा वही आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अंडर दिस कंडीशन x बराबर 17 रख के देख लीजिए। जब 17 रखेंगे आपको तब देगा रिमाइंडर 0, देन आंसर इज 17। चलिए क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको विल्सन फॉर्मेट्स, ऑयलर्स थ्योरम और कॉन्ग्रुएंट रिलेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे लीनियर कॉन्ग्रुएंसी और क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।